अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? आवाज क्लियर आ रही है बच्चों? चले जी, बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? आवाज क्लियर आ रही है बच्चों? चले जी। स्टार्ट करते हैं हमारे क्यूएनए सेशन से। जो कुछ भी आपकी क्वेरीज वगैरह है, इसको इंशाल्लाह लेके चलते हैं बच्चों, सही है? और कोशिश करेंगे कि इसको हम वीक में 3-4 बार हमारा ये क्यूएनए सेशन हम चलाते रहें। तो जितनी भी क्वेरीज है, जो भी क्वेरीज हैं, वो अब आप लोग पूछ सकते हैं बच्चों। मेरी सजेशन ये है मेरी सजेशन ये है कि पहले हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड वे में चल लें। प्लानिंग को देख लें पहले। प्लानिंग में हमारे पास आइजा 315 है। आइजा 315 से रिलेटेड कोई सवाल है आपका? ऑडिट रिस्क से रिलेटेड कोई सवाल है? बिजनेस रिस्क से कोई सवाल है? अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड कोई सवाल है? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर से रिलेटेड कोई सवाल है? प्लानिंग में दूसरा स्टैंडर्ड हमारे पास आइजा 300 है, फिर हमारे पास आइजा 320 मटीरियलिटी है, और फिर आइजा 330 है, और टू सम एक्सटेंट हमारे पास फ्रॉड भी आ जाता है। तो इस 5 ग्रेड में प्यारे बच्चों के सवाल है तो मुझसे पूछें, फिर हम परफॉर्मेंस फेज पे चलेंगे, फिर रिपोर्टिंग फेज पे चलेंगे, लेकिन जल्दी जल्दी, छेती छेती। अच्छा, ऐश्वर्या का सवाल है कि आइजा 315 जो रिवाइज्ड हुआ है, क्या वो एप्लीकेबल है? बिल्कुल एप्लीकेबल होगा, सही है। अच्छा, एप्लीकेबल हो या ना हो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज जो चेंजेस हैं जिस एरिया में चेंजेस आई हैं, वो वैसे भी कभी एग्जामिन करता नहीं है। लेकिन इसके ऊपर हमारा इंशाल्लाह एक सेशन होगा, और आधे से पौने घंटे में आइजा 315 की जितनी भी की चेंजेस हैं इंशाल्लाह उसको हम कर लेंगे। तो फॉर्म वगैरह में मैंने इसके ऊपर दी है प्रेजेंटेशन वगैरह और ट्रेनिंग्स वगैरह दी हैं। ये तो हो जाएगा, इसकी टेंशन ना लें। मतलब जितने सवाल हम कर चुके हैं, विंटर 20, विंटर 21, समर 22, उसकी वजह से कोई इंपैक्ट नहीं आना इस पर, ठीक है? अच्छा, मैं आपके सामने एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूं, बिकॉज मैं सुकून में बैठा हुआ हूं, इसलिए तो आप भी थोड़ा सुकून में आ जाएंगे। मैं हम जब ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई करते थे, तो क्या हम रिस्क फैक्टर्स आइडेंटिफाई करते थे? हमारी तो ड्राफ्टिंग ही यहाँ से स्टार्ट होती है। अगर सारे जवाब दे देंगे तो थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, जल्दी छेती छेती। ऐसा ही है प्यारे बच्चों, ये रिस्क फैक्टर का वर्ड आइजा 315 रिवाइज्ड में आ चुका है कि अगेंस्ट एवरी रिस्क देयर मस्ट बी अ रिस्क फैक्टर। तो ये तो काम काम पहले से ही करते आ रहे हैं। डन हो गया। तो इसके ऊपर बिल्कुल बेफिक्र रहे, ये एक सेशन होगा हमारा इंशाल्लाह, इसमें हो जाएगा, टेंशन बिल्कुल ना ले इसकी। कोई और सवाल मेरे बच्चों? पोर्टल पे भी अपलोड हो जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें अभी डिस्कस नहीं करनी है हमने हमने अब थोड़े सवाल पूछने हैं, जल्दी छेती छेती। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल रिवाइज एप्लीकेबल होगा, और इसमें जितनी जो थोड़ी बहुत की चेंजेस है वो मैं बता दूंगा आप लोगों को। काशिफ साहब बिल्कुल हो जाएगा, उस पर भी हो जाएगा अक्सर, बिल्कुल मसला नहीं है। अच्छा, थोड़ा सा आगे चलते तो कोड ऑफ एथिक्स भी कवर कर लेंगे। अभी प्लानिंग से रिलेटेड कोई सवाल है? फ्रॉड से रिलेटेड कोई सवाल नहीं है? मटीरियलिटी से रिलेटेड कोई सवाल नहीं है? ऑडिट स्ट्रेटेजी से रिलेटेड कोई सवाल नहीं है भाई? तो पूछे ना काशिफ साहब, जल्दी छेती छेती। मेरी भी लॉ की क्लास स्टार्ट हो जाएगी यार, C52 की, जल्दी से कर लें बच्चों। हारिस साहब का सवाल है आइजा 240 से रिलेटेड कि मैनेजमेंट, अच्छा हारिस साहब पहले मैं, अच्छा हारिस को जवाब दे दूं, फिर मोहम्मद हारिस आपको जवाब देता हूं, सही है? क्या मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल के प्रोसीजर लिख सकते हैं रिस्क के सवाल में?
अच्छा, डिपेंड करता है रिस्क का सवाल क्या है, ठीक है। अगर रिस्क के सवाल में फॉर एग्जांपल ये वर्ड यूज हो जाता है कि जो सीईओ है वही मेजर शेयर होल्डर है, ठीक है, और जो सीईओ है उसके जो डिसीजंस होते हैं उसको बोर्ड आंखें बंद करके अप्रूव कर लेता है, और जो बोर्ड है वो साल में बस 4 बार मिलते हैं और ऐसे ही बस खाना पूरी के लिए मिल रहा होता है। तो इसका मतलब है सीईओ के पास इतनी ताकत है, इतनी अथॉरिटी है कि वो मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल कर सकता है। तो ये जो सिनेरियो आपके सामने पेश किया गया है, ये मेरे पास रिस्क फैक्टर है, मेरे पास रिस्क फैक्टर है किस चीज का? फ्रॉड का। और इस फ्रॉड रिस्क फैक्टर से जो मेरा रिस्क अराइज होगा वो मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल का होगा। और जब आप मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल का रिस्क आइडेंटिफाई कर लेंगे तो मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल से रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक प्रोसीजर्स है, मैं वो मेंशन करूंगा। क्या यहां तक बात समझ आती है? हारी साहब आप क्लियर है तो आगे बढ़े जल्दी, छेती छेती सुकून से। मोहम्मद हारिस का सवाल है कि सर परफॉर्मेंस मटेरियलिटी को थोड़ा डिस्कस कर लें। देखें, एज एन ऑडिटर जो आप सबसे पहली मटेरियलिटी डिटरमाइन करते हो वो आपकी ये लेट से 100 रुपीज, सही है। और ये कैसे आती है? ये फॉर एग्जाम्पल पीबीटी का आपने एक 5% ले लिया, ठीक है। फिर आप क्या करते हो? मटीरियलिटी को थोड़ा सा कम करते हो और उसका नाम रखते हो आप क्या? परफॉर्मेंस मटीरियलिटी। और वो कितने पे लेके आते हो? वो 75 पे लेके आते हो। इसके नाम में क्या लिखा हुआ आ रहा है मेरे दोस्त? परफॉर्मेंस का वर्ड लिखा हुआ आ रहा है। तो इसका मतलब है जब आप ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करोगे, सही है, तो परफॉर्मेंस फेज में मैं क्या करता हूँ? परफॉर्मेंस फेज में तो मैं सैंपलिंग करता हूँ। तो जब मैं सैंपलिंग करूंगा तो सैंपलिंग करते हुए मैं मटीरियलिटी कौन सी यूज करूंगा? मैं मटीरियलिटी 75 रुपए की यूज करूंगा। तो इससे होगा क्या? मुझे इंपैक्ट बता दें हारिस साहब, इससे होगा क्या? जब मैं कम रुपए लेके सैंपल निकालूंगा, या तो मैं 100 रुपए लेके सैंपल निकालूं या 75 रुपए लेके सैंपल निकालूं, 75 रुपए लेके सैंपल निकालूंगा तो क्या होगा मेरे भाई? मेरे सैंपल साइज इंक्रीज कर जाएंगे। जब मेरे सैंपल साइज इंक्रीज कर जाते हैं तो मेरा डिटेक्शन रिस्क क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? डिटेक्शन रिस्क कम हो जाएगा। और जब मेरा डिटेक्शन रिस्क कम हो जाएगा तो मेरा ओवरऑल ऑडिट रिस्क क्या हो जाएगा? ऑडिट रिस्क मेरा कम हो जाएगा। और ऑडिट रिस्क है क्या? कि जी अगर कोई मिस स्टेटमेंट है उसको मैं डिटेक्ट ना कर सकूं, इस रिस्क को मैं क्या करने जा रहा हूं? कम करने जा रहा हूं। ये रीजन होता है परफॉर्मेंस मैटेरियलिटी का। लेकिन अगर जब आपने परफॉर्मेंस मैटेरियलिटी करी और सैंपलिंग करी और सैंपलिंग करके अगर आपको कोई मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई हुई, लेट से ₹80 की, तो इसको कंपेयर किससे करूं मेरे भाई? जल्दी जवाब सबने देना है, एक्टिव सबने रहना है। ये जो मिस स्टेटमेंट आई ₹80 की, इसको कंपेयर किससे करूं? इससे प्यारे बच्चों इसको मैं ₹100 से कंपेयर करूंगा। डन हो गया यहाँ पे? बेहतरीन हो गया। क्यों? ये तो इसका तो नाम ही परफॉर्मेंस है। ये सिर्फ यूज किस फेज में होगी? परफॉर्मेंस फेज में होगी। और कोई सवाल मेरे बच्चों? जिसने ऊपर सवाल पूछा है वापस से पूछ ले। मोहित कुमार आज 810 में आते तो डिस्कस करते हैं। और क्यों कॉन्टेक्ट नहीं कर रहा मैं ये भी डिस्कस कर लूंगा। कुछ बच्चे सवाल कह रहे हैं, यहाँ अलीना का एक सवाल था, आइजा 240 और आइजा 250 में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाती है, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है। ये कंफ्यूजन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक लिंकिंग है जिसकी वजह से एक इश्यू हो जाता है। सही है। मैं थोड़ा सा आपके सामने एक एक चीज, आपने तो सिर्फ 2 आइजा लिखे हैं, मैं भी 10 आइजा आपके सामने लिख देता हूँ, ठीक है। अच्छा देखिए मेरी बात सुने। आइजा 250 जो है वो डील करता है किससे? लॉज एंड रेगुलेशन से। तो अगर मैनेजमेंट किसी लॉज एंड रेगुलेशन को ब्रीच करती है, अगर मैनेजमेंट किसी लॉज एंड रेगुलेशन को ब्रीच करती है तो इसका मतलब है 2-3 चीजें हो सकती हैं। पेनल्टी लग सकती है, सही है, कोई कंटिजेंसी हो सकती है, जो लाइसेंस है वो क्या हो सकता है प्यारे बच्चों? ऐसा ही है प्यारे बच्चों। लेकिन अगर डिपेंड करते ही लॉज एंड रेगुलेशन है क्या? अगर ये लॉज एंड रेगुलेशन प्यारे बच्चों लेट से एंटी मनी लॉन्ड्रिंग है, सही है, तो इसका मतलब यह है जो क्लाइंट है वो तो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है। यूं समझने की कोशिश करिएगा, जो क्लाइंट है वो तो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है। अगर क्लाइंट मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है
तो क्या इससे कोई पेनल्टी के चांसेस हैं? अगर मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है तो क्या इससे आपको ऐसा लग रहा है कि जी फ्रॉड की इंडिकेशन है? क्यों फ्रॉड की इंडिकेशन है? बिकॉज मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी पे डाउट है, ऐसा ही है। तो आपका आंसर चलेगा आइजर 250 से, और ये खत्म कहां पे हो रहा होगा, या इसके आंसर के दौरान क्या लिखा हुआ आ रहा होगा, इसके आंसर के दौरान 240 भी आ जाएगा। क्या यहां तक बात समझ आती है? अगर कोई मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है और आपको लगता है लाइसेंस टर्मिनेट हो जाएगा, तो आपके आंसर में आइजा 570 भी आ जाएगा। अगर आपको लगता है पेनल्टी या कंटिजेंसी लग सकती है, तो आपके आंसर में IS 37 भी आ सकता है प्यारे बच्चों। अगर मैनेजमेंट ने आपको लिख के दिया था, रिटन रिप्रेजेंटेशन दी थी कि मैं लॉज एंड रेगुलेशन से कंप्लाई कर रही हूं, और आपको एक ऑडिट एविडेंस मिला कि मैनेजमेंट लॉज एंड रेगुलेशन से कंप्लाई नहीं कर रही, तो आइजा 580 भी ट्रिगर कर जाएगा। और आइजा 580 कैसे ट्रिगर करेगा? व्हेन देयर इज एन इनकंसिस्टेंसी बिटवीन ऑडिट एविडेंस एंड रिटन रिप्रेजेंटेशन। चलिए ना, यहां तक क्लियर है? मैं भी अभी मैं एक ही कप पीऊंगा जी। मैं भी एक ही कप पीऊंगा। नहीं सर, आप नहीं नहीं, तो मैं थोड़ी देर बाद पीऊंगा ना। बस ठीक है, इसको नीचे लेके हाँ, उसको रख देना, ठंडी हो जाएगी। ओवन में रख देता हूँ। ओवन में दोबारा गर्म करने की जरूरत पड़ेगी? मुझे दोबारा पीनी पड़ेगी ना, मैं भी क्लास है ना मेरी, देर तक दोबारा गर्म कर, मैं गर्म खुद कर लूंगा। आप अभी सो जाइएगा, मैं जाते हुए आपको उठा दूंगा। बहुत शुक्रिया। ये किचन में रख देता हूँ। तो ढक के रखेगा बस कोई ऊपर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप सो जाए। जी बच्चों, नहीं नहीं, मैं बच्चों से बात कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। क्या यहाँ तक क्लियर है? कोई और सवाल मेरे प्यारे बच्चों? मैं आपके सामने एक सिनेरियो रखता हूं। मैं आपके एक सामने एक सिनेरियो रखता हूं, जो एक स्टार्टिंग में बच्चे ने सवाल पूछा था, सही है। मैनेजमेंट ने एक एक्सपेंस को कैपिटलाइज कर दिया है, ठीक हो गया। ऑडिटर का व्यू ये है कि अगर मैं इसको एक्सपेंस आउट करूं, तो मेरे कोविनेंट क्या हो जाएंगे? मेरे कोविनेंट ब्रीच हो जाएंगे। ऐसा ही है, ये इतना सा सिनेरियो है। क्या ये सिनेरियो क्लियर है प्यारे बच्चों? क्लास में भी डिस्कस किया है ये सिनेरियो, डिस्कस है मेरे बच्चों को। अब इसको गौर से देखें, क्या ये मिस स्टेटमेंट है? IAS 16 के हिसाब से एक्सपेंस आउट होना चाहिए था। मैनेजमेंट ने क्या करा हुआ है? कैपिटलाइज किया हुआ है। क्या ये प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी जल्दी, क्या ये मिस स्टेटमेंट है? अच्छा, मिस स्टेटमेंट है। क्या ये पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड है? मेरे प्यारे बच्चों जल्दी एक्टिव रहना है। क्या ये पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड है? हाँ, पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड, तो ऐसे 240 अप्लाई हो गया। अगर पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड है, तो क्या एज 570 ट्रिगर हो सकता है? तो इसमें मसला क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो आइजा, आपने तो सिर्फ आइजा पिक करना है, और आइजा पिक करके आपने चीजें मेंशन करनी है। फॉर एग्जांपल, इसके आंसर को कैसे ड्राफ्ट करेंगे? आप कहेंगे एज पर IAS 16 ये एक्सपेंस आउट होना चाहिए। मैनेजमेंट ने इसको क्या करा हुआ है? कैपिटलाइज करा हुआ है। ये मिस स्टेटमेंट है, लेकिन ये इंडिकेशन है किस चीज की? पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड की। क्यों? बिकॉज इसकी वजह से कोविनेंट क्या हो रहे हैं? ब्रीच हो रहे हैं। तो अगर ये पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड है, यस, तो आप आइजा 240 के प्रोसीजर मेंशन कर दें कि मैं इसके इंपैक्ट को अदर एस्पेक्ट ऑफ ऑडिट में देखूंगा। याद आ रहा है? अगर सीनियर मैनेजमेंट इन्वॉल्व है, तो मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी पे डाउट आ जाएगा, उसको रीवैल्यूएट करूंगा। जितने भी ऑडिट एविडेंस मिले, जितने भी रिटन रिप्रेजेंटेशन मिले, उसको रीवैल्यूएट करूंगा। अपने फ्रॉड के रिस्क असेसमेंट को रिवाइज करूंगा। याद आ रहा है प्यारे बच्चों? और विड्रॉ कर जाऊंगा। और अगर मुझे लगता है नहीं यार, पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड नहीं है, पॉसिबिलिटी फ्रॉड नहीं है, तो ये एक ऐसी मिस स्टेटमेंट है, एक ऐसी मिस स्टेटमेंट है जो कि आइसोलेटेड नहीं है, जो कि आइसोलेटेड नहीं है। ये एक ऐसी मिस स्टेटमेंट है जिससे IAS 16 भी बिगड़ रहा है, और इसकी वजह से कोविनेंट ब्रीच भी हो रहे हैं। तो जब कोविनेंट ब्रीच हो रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो कौन सा आइजा ट्रिगर कर जाएगा? जल्दी से बता दें। तो जब कोविनेंट ब्रीच हो जाएंगे, तो ये क्या है? इवेंट्स और कंडीशन जो कि सिग्निफिकेंट डाउट क्रिएट कर सकते हैं किस चीज के ऊपर? गोइंग कंसर्न के ऊपर। आपने ये लिख दिया प्यारे बच्चों। फिर आपने कहा, अगर सवाल में लिखा हुआ है व्हाट वुड बी द कोर्स ऑफ एक्शन, तो आप कहेंगे मैं मैनेजमेंट से गोइंग कंसर्न की असेसमेंट लूंगा एटलीस्ट 12 महीने की।
मैं कैश फ्लोज एंड पीएनएल फोरकास्ट लूंगा। याद आ रहा है? तो ये सारे प्रोसीजर्स आप मेंशन कर देंगे। इसमें मसला थोड़ी है, ये तो पूरे हमने मेहनत करी है पूरे बैच में, हर नया आयजा पढ़ते हुए पुराने आयजा से लिंक किया है। हमाद साहब, सवाल पूछते हुए बिल्कुल नहीं शर्माना और मुझे डायरेक्ट मैसेज नहीं करना है, सही है? सवाल पूछते हुए आपने एवरीवन को रखना है ताकि सबका फायदा हो। क्योंकि सेशन में जो एक ये जो मैं इस तरीके से कर रहा हूं ताकि सबके सबके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, सही है? तो हमाद साहब का सवाल है, सर अगर कोई ऐसी चीज जो कि एडवर्सली अफेक्ट करे कैश फ्लोज और ऑपरेशंस को, तो ये इवेंट्स और कंडीशन है, सही है? अब इन इवेंट्स और कंडीशन की वजह से कोई अनसर्टेनिटी हो सकती है, सही है? क्या ये करेक्ट है? प्लीज कंफर्म। ये पार्शियली करेक्ट है हमाद साहब, ये पार्शियली करेक्ट है। अगर एक इवेंट और कंडीशन हुआ है मेरे प्यारे बच्चे, तो उसके बाद आपने देखना है कि इसकी वजह से मैनेजमेंट का प्लान क्या है, और जो मैनेजमेंट का प्लान है क्या उसमें अनसर्टेनिटी है? इफ द आंसर इज यस, हाँ जी उसमें अनसर्टेनिटी है, तो फिर मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न है। अगर उसमें अनसर्टेनिटी नहीं है, तो फिर मटीरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती ही नहीं है। इवेंट और कंडीशन एग्जिस्ट करते हैं लेकिन मटीरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे एक बात करता हूं, कंपनी का एक ही प्लांट है और उसमें आग लग गई, क्या ये इवेंट और कंडीशन है हमाद साहब? अच्छा, ये इवेंट और कंडीशन है, क्यों? अब ऑपरेशन कैसे चलेंगे, कैश फ्लोज कैसे आएंगे, प्रॉफिटेबिलिटी कैसे, तो ये इवेंट और कंडीशन हो गई। अच्छा, मैनेजमेंट का प्लान क्या है? मैनेजमेंट का प्लान है कि भाई हमने तो उसको क्या करवाया हुआ है, इंश्योरेंस करवाई हुई है। क्या इंश्योरेंस से पैसा मिल जाएगा? जल्दी, क्या इंश्योरेंस वाले पैसा दे देंगे? मैं अपने सवाल को रिफ्रेश करता हूं, इंश्योरेंस वालों से पैसा मिल चुका है, नया प्लांट लग चुका है, ऑपरेशन स्टार्ट हो चुके हैं, तो अब कोई मटीरियल अनसर्टेनिटी है? जबरदस्त। भाई इंश्योरेंस वाले से तो भी पैसे ही नहीं मिले, पता नहीं कब मिलेंगे। क्या कोई अनसर्टेनिटी है कि पता नहीं पैसे मिले भी कि ना मिले? बेहतरीन हो गया मेरे प्यारे बच्चों, जबरदस्त। और बोले, और बोले प्यारे बच्चों। और कोई सवाल भाई? यार सवाल ऊपर स्किप हो रहे हैं मुझसे, तो प्लीज बार बार पूछ ले प्यारे बच्चों, कोई मसला नहीं है। अच्छा, आ, अक्सा का एक सवाल है, सर एक जगह राइट्स के प्रोसीजर पीपी में हमने लिखा था सेलेक्ट सैंपल फ्रॉम एडिशंस ऑफ द ईयर, स्पेसिफिकली व्हाई नॉट फिक्स एसेट रजिस्टर। तो मेरी एक बात समझने की कोशिश करें कि अगर आपने किसी चीज की राइट्स को वेरीफाई करना है, तो मैंने आपको प्रोसीजर लिखाया था सेलेक्ट सैंपल्स फ्रॉम एडिशन ड्यूरिंग द ईयर। यहाँ खुदा का वास्ता है आपने फिक्स एसेट रजिस्टर नहीं लिखना, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन ये है कि अगर एक एसेट, अगर आप 2022 का ऑडिट कर रहे हैं और 2010 में आपने एक एसी खरीदा था और उसको आप ऑलरेडी वेरीफाई कर चुके हैं, उसके राइट को वेरीफाई कर चुके हैं कि हाँ जी ये एसी आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस ने ही खरीदा था, सही है? तो अगर आप सैम्पलिंग में फिक्स एसेट रजिस्टर कर देंगे तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी फिक्स एसेट में, तो ये एसी आज तक आ रहा है, 2022 में भी आ रहा है, तो ये सैंपल सेलेक्ट हो जाएगा। और यही सैंपल तो एक सैंपल, तो एक एसी है जिसके ऊपर आप पहले भी काम कर चुके हैं, अब भी काम कर चुके हैं, तो आपने सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस तो नहीं लिया,
तो इसलिए ऐसा कहता है कि जी आपने जो काम करना होगा वो किस पे करना होगा, वो एडिशन ड्यूरिंग द ईयर। हाँ, लेकिन जब एग्जिस्टेंस वेरीफाई करने जाएंगे तो सेलेक्ट सैंपल फ्रॉम फिक्स एसेट रजिस्टर। क्यों? बिकॉज ये जो एसी आपने 2010 में खरीदा था, ये चेक करना लाजमी है एज एट 2022 में कि ये एसी एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं करता। ऐसा तो नहीं एसी चोरी हो चुका हो। अक्सर क्या याद है? क्लियर है? बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया। शिफा बिल्कुल स्टैंड फुली रीड करना जरूरी है। स्टैंड्स को आप ना छोड़ें, स्टैंड्स रीड करना लाजमी है। अबरार साहब का सवाल सबने पढ़ लिया होगा, सही? अबरार साहब कह रहे हैं सर ऑपरेशन एंड प्रॉफिटेबिलिटी को बाइफरकेट करने के लिए कोई एग्जांपल दे दें। अबरार साहब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। पहली एग्जांपल आपके सामने है। अबरार साहब पहली एग्जांपल आपके सामने। फॉर एग्जांपल कंपनी का एक प्लांट है, उसमें आग लग गई। किस चीज को अफेक्ट करेगा? ऑपरेशंस को। और जहां ऑपरेशंस इफेक्ट होंगे, कैश फ्लो और प्रॉफिटेबिलिटी लाजमी है कि हिट होगी। ठीक हो गया जी। अच्छा, दूसरी एग्जांपल, मेरा बिजनेस इंपोर्ट का है, मैं इंपोर्ट करता हूं और चूंकि मेरी रुपी डेप्रिशिएट कर रही है, रुपी डेप्रिशिएट कर रही है, इसकी वजह से मेरी इंपोर्ट एक्सपेंसिव हो गई है। ये किस चीज को हिट करेगा? जबरदस्त हो गया मेरे प्यारे बच्चों, बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया। और आगे बोले बच्चों। अच्छा, काशिफ साहब, काशिफ साहब का एक सवाल है। काशिफ साहब का सवाल है, सर समझ नहीं आता कि पेपर में ये सवाल कौन से आयजा, मतलब आयजा में कहाँ लिखा हुआ है, सही है? तो अगर 1000 पेज के आयजा है, 1000 पेज के आयजा है, तो वाकई में अगर आप यूं सोच रहे हैं कि मैं 424वें पेज में जाऊंगा तो वहां लिखा होगा, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता, सही है? काशिफ साहब, मैं आपसे एक बहुत गहरी बात कर रहा हूँ, और जिस तरह मैंने पूरा साल आपको पढ़ाया है, समझाया है, वो चीज मैं वापस से रिटेलिएट करता हूँ, उसको समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है? जब भी पेपर में इस तरह का सवाल आएगा, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 किस चीज का है? ऑडिट रिस्क का। इसमें तो किताब नहीं देखनी है ना मेरे भाई, इसमें किताब देखनी है? सब बिल्कुल रेडी हो जाए, सबने जवाब देना है। पहला सवाल ऑडिट रिस्क का आ जाए, जरूरत नहीं है मुझे। डन हो गया, पहला सवाल ऑडिट रिस्क का आ गया, मुझे जरूरत नहीं है। अच्छा, दूसरा सवाल, रिपोर्ट को इवेल्युएट करना है। एक रिपोर्ट सामने दी हुई है, उसको इवेल्युएट करना है कि रिपोर्ट सही है कि गलत है। इसमें मुझे ऐसा हेल्प करेगा? यस, जबरदस्त। तीसरा सवाल ऑडिट प्रोसीजर्स, सेल्स एंड लीज बैक, इसके प्रोसीजर बता दें। क्या इसमें मुझे ऐसा हेल्प करेगा? अच्छा, सवाल में एक सिनेरियो दिया हुआ है और आपसे कह रहा है कि मुझे रिपोर्टिंग इंप्लीकेशंस बताएं। क्या इसमें ऐसा हेल्प करेगा? मैनेजमेंट ने एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं किया, बताएं क्वालिफाइड एडवर्स। नहीं यार, कहां से हेल्प करेगा बच्चों? हाँ, रिपोर्ट ड्राफ्ट करने के लिए अगर कह दे तो ऐसा हेल्प करेगा। बट अगर सवाल आ गया कि मैनेजमेंट ने सेल एंड लीज बैक की अकाउंटिंग सही नहीं करी, तो आप ऐसा 705 में क्या ढूंढ लेंगे भाई? डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, जबरदस्त प्यारे बच्चों, जबरदस्त। क्वेश्चन नंबर 6, की ऑडिट मैटर ड्राफ्ट करने को आ जाए।
क्या आइजा हेल्प करेगा? आइजा हेल्प करेगा? अगर सवाल में आ जाए सेल एंड लीज बैक के ऊपर क्या हम ड्राफ्ट करके दें, तो आप आइजा 701 खोलेंगे? आइजा 701 ने तो फॉर्मेट तक नहीं बताया कि कैम ड्राफ्ट कैसे करना है। आइजा 705 में 3 चीजें बोली है, रेफर टू डिस्क्लोजर, व्हाई इट इज अ कैम, एंड की ऑडिट प्रोसीजर। तो ये देखेंगे आप बैठ के आइजा 701 से। काशिफ साहब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा है, चीज समझ आ रही है? अच्छा, अब मेरी बात समझने की कोशिश करेगा, अब मेरी बात समझने की कोशिश करेगा। अगर पेपर में सवाल आता है, सही है, जिसमें आपको लगता है कि आपको आइजा या आइजाज हेल्प कर सकते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपने सबसे पहला स्टेप आपका ये होगा कि सवाल में कौन कौन से आइजा एप्लीकेबल है। अगला सवाल आपका ये होगा कि उस आइजा का कौन सा ऑब्जेक्टिव एप्लीकेबल है। क्या यहां तक बात समझ आ रही है? तो इतने बड़े आइजा को मैंने किस तरह तोड़ना है कि अगर एक सवाल आता है तो इसमें कौन से आइजाज एप्लीकेबल है और उन आइजाज के कौन से ऑब्जेक्टिव एप्लीकेबल है। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां ऊपर आपको एक बड़ी जबरदस्त एक एग्जाम्पल दी थी, ये लॉज एंड रेगुलेशन वाली। अगर सवाल में लिखा हुआ आ जाता है मेरे प्यारे बच्चों क्या, कि मनी लॉन्ड्रिंग से नॉन कंप्लायंस हुई है, तो पहला आइजा कौन सा, जल्दी बता दें, जल्दी बता दें प्यारे बच्चों, कौन सा आइजा एप्लीकेबल हो गया? जबरदस्त, आपने कहा आइजा 250। चूंकि नॉन कंप्लायंस आइडेंटिफाई हो चुकी है, तो आइजा 250 पहले आपको बताता है कि आपकी जिम्मेदारी क्या है। दूसरी चीज में आपको बताता है कि आपने क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं टू आइडेंटिफाई नॉन कंप्लायंस। और तीसरी चीज आपको बताता है कि अगर अगर नॉन कंप्लायंस आइडेंटिफाई हो गई तो फिर क्या करना है। तो मुझे पता है एज 250 का ये वाला ऑब्जेक्टिव ए अप्लाई होगा, ऑब्जेक्टिव बी अप्लाई होगा या ऑब्जेक्टिव सी अप्लाई होगा। जल्दी प्यारे बच्चों, सवाल में लिखा हुआ आ रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग की नॉन कंप्लायंस हुई है, तो आप ऑडिटर की जिम्मेदारी बताएंगे उसको, आप प्रोसीजर बताएंगे कि मैं नॉन कंप्लायंस ऐसे आइडेंटिफाई करता नहीं, आइडेंटिफाई हो चुकी है। आप क्या लिखेंगे, आप ये लिखेंगे, सही है। जब आप ये लिखने जा रहे होंगे तो इसके प्रोसीजर्स क्या आते हैं, इसके प्रोसीजर्स में आपके साथ लिख रहा हूं, सही है। आप डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट से और दोस्त जावेद गवर्नेंस से, सही है। इससे पहले आप उस लॉज एंड रेगुलेशन की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेंगे। यार स्क्रीन सबको आ रही है, सबको दिख रही है ना स्क्रीन? यार हारिस साहब सबको दिख रही है यार, ऐसा ना करें, सारी मेहनत जाया हो जाएगी। तो ऑब्टेन the understanding of laws and regulation, discuss the matter with the management, discuss the matter with in-house legal counsel, सही है। फिर अपना एक्सपर्ट आप चाहें तो इन्वॉल्व कर सकते हैं, अपने एक्सपर्ट को इन्वॉल्व कर सकते हैं। फिर आप कहेंगे कि मैं इस लॉज एंड रेगुलेशन के इंपैक्ट को इवेल्युएट करूंगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। अब जहां आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा, तो आपने कहा पेनल्टी, कंटीजेंसी, लाइसेंस। जहां लाइसेंस लिखा मुझे बताएं अगला ऐसा कौन सा ट्रिगर कर जाएगा, जल्दी छेती छेती। जहां आपने लिखा लाइसेंस, अगला ऐसा कौन सा ट्रिगर कर जाएगा, जबरदस्त 570। फिर इसने कहा था कि आपने एक और चीज करनी होगी, क्या, आपने मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी को भी इवेल्युएट करना होगा। किन बेसिस पे, जब आप इनसे डिस्कस करने जा रहे हो, जब इन हाउस लीगल काउंसिल से डिस्कस करने जा रहे हो, तो इनके एटीट्यूड से आपको पता चल जाएगा कि मैनेजमेंट, जहां मैनेजमेंट इंटेग्रिटी लिखा, आपके पास एक और आइजा आ गया, कौन सा आइजा आ गया, जल्दी जल्दी जल्दी। एज 240, 240 का ऑब्जेक्टिव वन क्या था, फ्रॉड रिस्क। तो क्या यहाँ पे फ्रॉड का रिस्क आइडेंटिफाई करना है आप प्लानिंग फेज में? दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या था, प्रोसीजर्स टू आइडेंटिफाई फ्रॉड, फ्रॉड आइडेंटिफाई तो हो चुका है। तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या था, कि अगर कोई ऐसा सर्कमस्टेंसेस है जहां पे पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड, तो मुझे पता है कौन सा लिखेंगे। अबरार साहब बहुत जबरदस्त। काशिफ साहब आप क्लियर हैं बेटा? तो मैंने तो पूरा ऑडिट पढ़ाया इस तरीके से आपको।
हमने तो हर आइजा को 2-3 ऑब्जेक्टिव में तोड़ा इसको। एग्जैक्टली अजहर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये सारी चीजें किस तरीके से होंगी? ये सारी चीजें होंगी प्रैक्टिस से। तो आईकैप के जितने भी पास्ट पेपर्स हैं, आईकैप के जितने भी पास्ट पेपर्स हैं वो सारे हमने करे, ठीक है। अभी जो हमारा इंशाल्लाह एक प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट होने जा रहा है, उसमें एसीसी है, एमएस7। अच्छा, इनके भी कुछ सवाल पोर्टल में मैंने अपलोड करे हैं, लेकिन मजीद इन चीजों जो ऊपर बातें कर रहा हूं उन सब के ऊपर अगर हम प्रैक्टिस करते हैं ना डेली बेसिस पे, तो अच्छा नहीं हो जाएगा? हाँ जी, क्या हो गया, कहां चले गए? यार अब आवाज आ रही है बच्चों? ये बात समझ आती है? ये प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट होने जा रहा है, उसके लिए लाजमी है कि आपने लेक्चर सारे देखना है, और फिर इंशाल्लाह 1-1.5 महीने बाद वर्कशॉप होगा। और जब इंशाल्लाह 4 से 5 दिन में सारी चीजें साथ बैठ के देख लेंगे, सारे एजाज को एक साथ देख लेंगे, तो ग्रिप और अच्छी स्ट्रांग हो जाएगी। ईद के बाद इंशाल्लाह मात साहब, ईद के बाद। अब मुझे एक बात बताएं, और ऑनेस्टली एक बात बताएं बच्चों सबसे, पोर्टल में लेट से 200 आवर्स के लेक्चर है, हालांकि 200 आवर्स से बहुत ज्यादा है, सही है। इन 200 आवर्स में से कितने आवर्स में वॉइस का मसला है, क्या वॉइस गायब हो गई है? बच्चों जल्दी, छेती छेती। अच्छा, चले। अगर डिस्टॉर्शन भी है, अगर डिस्टॉर्शन भी है, तो मुझे सिर्फ इतना बता दें कि कितने 200 घंटे के लेक्चर्स में से कितने में डिस्टॉर्शन है। मतलब मैं कह सकता हूं कि 200 घंटे में टोटल जिन लेक्चर्स में होगा वो टोटल 1 घंटा होगा। तो ये कोई बड़ा इशू तो नहीं है? अगर कहीं पे इशू है हाईलाइट कर दे, मैं सही करवा दूंगा। अगर इशू है मेरे प्यारे बच्चों, मैं उसको सही कर दूंगा। आप हाईलाइट कर दे, मैं क्यों खराब लेक्चर अपलोड करूंगा? मुझे पता है। मुझे पता है जो 200 घंटों का आप लेक्चर ले रहे हैं, क्या आपको कंटेंट में कोई मसला आ रहा है? आपको समझ नहीं आ रहा, मुझे ये बताएं। या कोई ऐसा ऐसा जो मैंने पढ़ाया हो उसकी मैंने ड्राफ्टिंग ना कराई हो, कोई ऐसा ऐसा जो मैंने पढ़ाया हो उसकी मैंने आपको लिंकिंग ना करवाई हो, कोई ऐसा ऐसा जो मैंने आपको पढ़ाया हो मैंने उसकी लॉजिक ना बताई हो, कोई ऐसा ऐसा जो मैंने पढ़ाया हो मैंने उसमें कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल्स ना दी हो आपको। आप में से कितने लोगों ने आइजा 517 का लेक्चर देख लिया? मुझे सिर्फ इतना बता दें, आइजा 570 का लेक्चर देखने के बाद क्या आप ये कह सकते हैं कि यार आइजा 570 का लेक्चर देखा, कुछ समझ ही नहीं आ रहा भाई? गोइंग कंसर्न होता है क्या, कुछ समझ ही नहीं आ रहा? और मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, आप जिस फर्म में भी हो, जितनी अच्छी फर्म में हो, 1.5 साल 2 साल 3 साल, उसमें आपने गोइंग कंसर्न इतना नहीं सीखा होगा जितना आपने उस लेक्चर में सीख लिया होगा। मैं आपके सामने एक और एग्जांपल देता हूँ, आइजा 402 सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, एक मुश्किल स्टैंडर्ड है। मुझे बता दें, आप 2-2.5 साल फर्म में रहे होंगे, आपने आइजा 402 देखने के बाद आपको लगा होगा अबे यार फला क्लाइंट में भी आइजा 402 अप्लाई हो रहा था, अबे यार इस क्लाइंट में भी अप्लाई हो रहा था। तो 2-2.5 साल के एक्सपीरियंस के बावजूद आपको नहीं पता कि आइजा 402 कैसे होता है, क्या होता है। लेक्चर देख के मुझे बता दें अगर आपको समझ में नहीं आया हो कि आइजा 402 होता क्या है। तो यार बच्चों इस तरीके से ना करें ना, ये चीजें आप लोग खुदा का वास्ता है इस तरीके से ना करें।
मटीरियलिटी आप लोग फर्म में माशाल्लाह, राहिल साहब कह रहे हैं मटीरियलिटी अब समझ में आई होगी, प्लानिंग क्या होती है, परफॉर्मेंस क्या होती है। और अभी अभी हमारे पास पूरा अप्रैल है, पूरा मई है प्यारे बच्चों, ये तो आपका टाइम था जिसमें आपने मेहनत करके सिर्फ लेक्चर सुकून से देखने थे। अभी मेरा टाइम है यार, अब मैंने थोड़ी छोड़ना है आप लोगों को। अभी प्रैक्टिस भी होगी, वर्कशॉप भी होगा, ड्राफ्टिंग। वॉल्यूम 2 देखी है आपने, जो सजेस्टेड आंसर की किताब है, उसमें से एक या दो आंसर मैंने आई कैप पे कॉपी करे, बाकी एक एक आंसर मैंने खुद बैठ के बनाया और उसके ऊपर जो जस्टिफिकेशन है, जो आईएफआरएस है, जो आइजा है, सारे मेंशन करें। और विंटर 17 से लेके अब तक तो थोड़ा बच्चों इस चीज को थोड़ा ख्याल रखें ना, 1 घंटे के ऊपर आप इस तरीके से जलील करना स्टार्ट कर देंगे यार, तो फिर आप अपना नुकसान करें, मेरा कोई नुकसान थोड़ी है। अब्दुल सत्तार, ये मेरे ऊपर छोड़ दें प्रैक्टिस। अगर आपने लेक्चर सारे ले लिए तो इसका मतलब है प्रैक्टिस आपकी हो चुकी है, मैं एडिशनल प्रैक्टिस कराऊंगा आपको। हारिस साहब वो भी हो जाएंगे, वो भी हो जाएंगे। हमाद साहब बिल्कुल है, बिल्कुल, आप पोर्टल पे लेक्चर सारे देख लें, इंशाल्लाह पेपर पास हो जाएगा, उसके बाद मैं एडिशनल ये चीज करवाऊंगा। आप लोगों ने कोविड का लेक्चर देखा है? बच्चों आप लोगों ने कोविड का लेक्चर देखा है? आप कोविड का लेक्चर देखिएगा, सही है। तो 5-6 घंटे का सेशन मैंने रखा है। मैंने एक अभी रिसेंटली MSA 1 का एक सेशन अपलोड किया था, जिसमें मैंने सारे IFRS के ऊपर की टेक्निकल कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे, उसमें रिस्क क्या हो सकते हैं, उसके प्रोसीजर्स क्या हो सकते हैं, और फिर MSA 1 के सवाल भी कराए थे। वो लेक्चर लिया किसी ने? जिसमें IS 1 से लेके IFRS 16 तक हर IFRS को मैंने रिवाइज करवाया, उसके ऊपर क्या रिस्क हो सकते हैं, क्या प्रोसीजर हो सकते हैं, क्या टेक्निकल कॉन्सेप्ट होते हैं, वो लिया है किसी ने? तो मैं तो उस सेशन में MSA 1 के जितने सवाल थे वो मैंने आपको C5 6 में करा दिया। तो मैं तो C5 6 में बैठ के आपको MSA 1 के सवाल करा रहा हूँ, भले बाद में MSA 1 में एडमिशन ना लीजिएगा। जिसने मुझसे कैफ में पढ़ा हुआ है वो हल्फन ये कह सकता है यार कि जो C5 6 के वो अभी सवाल देख रहा है बैठ के, वो उसने कैफ 8 में करे हुए हैं। तो जो भी इशू है मेरे प्यारे बच्चों, जो भी इशू है, मुझे मुझे आप प्यार से कम्युनिकेट कर दें, मैं कर लूंगा इसको। डन हो गया? चले, अपना बेहद ख्याल रखिएगा प्यारे बच्चों, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह इसी वीकेंड पे वापस से हम मिलेंगे, किस चीज के ऊपर, Q&A सेशन के ऊपर। और मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है आपसे, सिर्फ एक रिक्वेस्ट है आपसे। अजहर अगले अगले सेशन में वो कर लेंगे, आज थोड़ा प्लानिंग देख लिया ना, अगले सेशन में परफॉर्मेंस, फिर रिपोर्टिंग, फिर कोड ऑफ एथिक्स, टेंशन ना लें, सही है। नोट करके रखें, जो क्वेरी है उसको अपने ऊपर हावी नहीं रखना आपने, आप सुकून से लेकर चले, मेरा वादा मैं करवा दूंगा, टेंशन ना लें इस चीज की, सही है। सेकंड चीज, मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन पोर्टल पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे, जो हमारा रजिस्टर्ड ग्रुप है, उस पर शेयर कर दूंगा। आपने लाजमी उसको अटेम्प्ट करना है, ताकि अगली क्लास में जब हम बैठे तो उन प्रैक्टिस क्वेश्चन को हफ्ते में 1-2 सवाल प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो हमारी चीजें और अच्छी रिवाइज होती रहेंगी। उमर ओन भी कर सकते हो, अपनी तरफ से भी लिख सकते हो, बट द पॉइंट इज कीवर्ड लिखना लाजमी है। डन हो गया बच्चों? सेशन हेल्पफुल था आप लोगों के लिए? बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, बस मेहनत करनी है, सुकून में रहना है, रिलैक्स रहना है। रमजान का महीना है, दुआ करनी है, अपने लिए भी दुआ करनी है, मेरे लिए भी दुआ करनी है।
इंशाल्लाह अब रेगुलर बेसिस पे इसको करेंगे। आप भी सीजन में बिजी थे, मैं भी सीजन में बिजी था, अब हम दोनों फारिग हो चुके हैं। सीजन में आपने भी कुछ लेक्चर्स वगैरह ले लिए, मैंने भी कुछ लेक्चर डिलीवर कर दिए। अब हमारे पास फुल फ्लैश टाइम है प्यारे बच्चों, अब लगना है। सही है, अब ईद में भी एक दूसरे को नहीं छोड़ना है हमने। ठीक है जी, अपना बेहद ख्याल रखिएगा प्यारे बच्चों, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।